वेलकम टू द प्रिंट। आई एम सुशील मानव। हम आज नूह कस्बे में हैं, जहां 31 जुलाई को दो समुदायों के बीच वायलेंस हुई थी। इस वायलेंस में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और काफ़ी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ है। आज हम आए हैं यहाँ के जाने माने हिस्टोरियन सिद्दीक अहमद मेयो साहब के पास। जब से ये वायलेंस हुई है तो ना केवल पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में लोग जानना चाहते हैं कि मेवात एरिया क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है मेव समुदाय की। क्योंकि ऐसा भी पढ़ने में आता है कि मेव पहले हिंदू ही होते थे। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम सिद्दीक साहब के पास आए हैं। नमस्कार जी, वेलकम टू द प्रिंट। वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मेवात एरिया है, इसका एक ब्रीफ में अगर आप प्रोफाइल कर सकें कि ये एरिया जो मेवात एरिया है ये कहाँ से कहाँ तक, इसकी जियोग्राफिकली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये मेवात एरिया भारत के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक है और एक समय था कि राजपूताना के 3 ही भाग थे, मेवाड़, मारवाड़ और मेवात। लेकिन बाद में मेवाड़ एरिया जो पहले गोरी का आक्रमण के समय जो दिल्ली के महरौली से और अजमेर तक था, उसके बाद वो जयपुर स्टेट का बीच में स्थापित हुआ, तो ये एरिया फिर सिकुड़ के अलवर और महरौली के बीच में रह गया। 1947 के बाद ये एरिया और सिकुड़ा और अब सोना से और अलवर से 10 किलोमीटर आगे अकबरपुर गांव तक इसका ये पूरा एरिया है। और इधर रेवाड़ी से लेकर और होडल तक पूरा कोई 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो मेवात कहलाता है। और इस एरिया का जो प्राकृतिक रूप से 3 हिस्से हैं। जो ये अरावली पहाड़ है, एक तो मैन अरावली है और एक छोटी अरावली की शाखा है, उसके पूर्व का हिस्सा भयाना कहलाता है और दोनों पहाड़ों के बीच का हिस्सा आरेज कहलाता है। वैसे फारसियन वर्ड है आबरेज, जहाँ पानी बहता हो, तो ये फ्लडेड एरिया है। और जो अरावली के पश्चिम का एरिया है उसको हम पहाड़ों पर कहते हैं। तो इस तरह प्राकृतिक रूप से 3 हिस्से हैं इस क्षेत्र के। और सबसे पुराना क्षेत्र होने की वजह से और दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से लगातार ये क्षेत्र आक्रमणकारियों से जूझता रहा है। एक ये पढ़ने में आया कि जो मेयो मुस्लिम हैं, ये कभी जो इनके पूर्वज हैं कभी हिंदू हुआ करते थे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, नहीं बिल्कुल, मेयो जो है पहले हिंदू थे और आज भी जो मेयो की जो सब डिवाइडेड किया गया पूरी सोसाइटी को, जिन्हें हम पाल बोलते हैं, वो 13 पाल हैं, 12 पाल और एक पल्ला आंकड़ा, मतलब छोटी पाल। तो उनमें से 5 पाल जादूवंशी हैं, मतलब कृष्ण जिस वंश से हुए हैं जादूवंशी हैं, और 4 पाल तोमर वंशी हैं जो पांडवों को अपना दादा मानते हैं या जहाँ से अपना परपुरुष मानते हैं। और 2 पाल हैं सूर्यवंशी, जो सूर्यवंश जो रामचंद्र जी का वंश है वही उन 2 पालों का है। तो और एक जो पाल है जिसे हम पल्ला आंकड़ा कहते हैं, पहाड़ पाल, वो चौहान वंशी है। तो इस तरह ये 13 पाल हैं। इसके अलावा 52 गोत हैं मेयो के। और इन 52 गोतों में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन 30 गोत आज भी वही हैं जो जाटों में, राजपूतों में हैं। जैसे तोमर हो गया या चौहान हो गया या बैंस हो गया, ये सब जो गोत हैं ये बैंस जाटों में भी है, सरदारों में भी है और राजपूतों में भी है। तो इस तरह से ये जो सोसाइटी है आज भी मतलब जो इस्लामिक परंपराएं हैं उनसे अलग हटकर हिंदू परंपराएं और इस्लामिक परंपराओं का एक तरह से मिक्सचर है। नाम इस्लामिक हो गए, अब आज से 50-60 पहले नहीं थे, हिंदू नाम थे, जैसे उदय हुआ, प्रताप हुआ, अर्जन हुआ, नकल, सहदेव, रणमल, झड़मल, इस तरह के नाम होते थे। धीरे धीरे जब तबलीग का प्रभाव बढ़ा और कुछ लोग इस्लामिक एजुकेशन लेने लगे तो नाम बदलने शुरू हुए। और जो बहुत तेज़ी से नाम बदले
मुझे अच्छी तरह याद है 78-79 में जब भारत पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज शुरू हुई थी तो बहुत सारे मुश्ताक, इमरान और वो सब लोग यहाँ नाम उस तरह के होने लगे। तो ये चेंज अब आया। लेकिन आज भी मेव गोत बचा के शादी करते हैं। शादियों में जैसे सगाई है, भात है या खेत का नेग है, निकाह के अलावा आप समझिए कि ज़्यादातर वही रिवाज हैं जो हिंदू क्षत्रियों के होते थे। तो आज भी इसलिए ये कहा जाता है कि मेव्स गवर्न्स बाय कस्टम्स नॉट बाय लॉज। एक हमारे बाकी हरियाणा में जब हम मेवात से बाहर होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये कही जाती है कि हरियाणा का जो सबसे बैकवर्ड एरिया है वो मेवात एरिया है, और उसमें भी जो एक एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है वो सबसे ज़्यादा कही गई है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कहें भी, ऐसा क्यों? और दिल्ली के पास होते हुए तो ये होना चाहिए था कि एजुकेशनली बहुत ज़्यादा आगे होना चाहिए था। दरअसल कोई भी एरिया अगर वो एजुकेशन में पिछड़ गया तो वो हर फील्ड में पिछड़ जाता है। और मेवात के साथ ये हुआ कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो तकरीबन जो यहाँ का एजुकेटेड जो तबका था या जो प्रभावशाली लोग थे या जागीरदार लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ जो लोग बचे उनको जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। और जो दूसरी हमारे पड़ोसी कास्टें थी, जाट, गुजर, अहीर, उनसे तकरीबन एक पीढ़ी का गैप पड़ गया। आज भी वो एक पीढ़ी का गैप है। अब इस वक्त हरियाणा का जो 2011 की जनगणना है उसमें 73% हरियाणा का एजुकेशन है, साक्षरता प्रतिशत है, और मेवात का 53% है। तो तकरीबन वो एक पीढ़ी का गैप है। आज भी वो गैप चला आ रहा है। दूसरी चीज़ ये हुई कि 47 के बाद हालात ऐसे थे यहाँ के कि ये लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था यहाँ का आदमी, लेकिन जो कत्लेआम किया अलवर और भरतपुर की रियासतों ने, तो लोगों को संभलने में ही 20 साल लग गए। मतलब 47 से आप समझिए तकरीबन 70 तक लोगों को संभलने में ही लगा, अपनी ज़मीनें वापस लेने में, अपने मकान वापस लेने में, फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। 70s के बाद धीरे धीरे लोगों ने, ठीक है 10% जो पढ़े लिखे थे वो तो पढ़ा रहे थे, लेकिन 70s के बाद धीरे धीरे आम आदमी ने पढ़ना शुरू किया। और 91 में हमने यहाँ साक्षरता अभियान चलाया था। और हम एक एक गांव में गए थे, हमारी पूरी टीम थी। एक RK कादियान थे रोहतक के, वो आए हुए थे, उनके नेतृत्व में हमने चलाया। उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ ये परसेंटेज बढ़ा है। उस वक्त 24% था और अब मेरे ख्याल नई जनगणना में तो 60% से ऊपर ही बैठेगा। और आज मेवात में MBBS भी हैं, RAS भी हैं, IAS भी हैं, IPS भी हैं, उस वक्त नहीं थे, HCS भी हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक पीढ़ी का, क्योंकि अब ये कंप्यूटर और उसका ज़माना है रॉकेट का, तो जो आगे निकल गया वो निकल गया, लेकिन गैप अभी भी उतना ही है और तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो एरिया है 100% एग्रीकल्चरलिस्ट है, कृषक हैं ये लोग। अब ठीक है 10-15% लोग पढ़ लिख कर और बिजनेस में गए हैं, लेकिन अभी भी जो यहाँ की ज़्यादा आबादी 80-85% वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करते या फिर एग्रीकल्चर मजदूरी पर निर्भर करती है। और यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ की ज़मीन में खारा पानी है, पहाड़ के साथ थोड़ा बहुत पानी है या भयाना में थोड़ा बहुत पानी कहीं कहीं पर है। हम 1942 से मेवात के नाले की मांग कर रहे हैं। पहले अंग्रेज़ों ने सर्वे कराया, उसके बाद बंसीलाल जी के टाइम में ये गुड़गांव केनाल बनी, लेकिन ये मेवात की सीमा से निकली। और चूंकि मेवात का जो अलाइनमेंट है वो इस तरह है, इधर से ऊंचा इधर को डाल तो पानी इधर नहीं आ सकता। तो अंग्रेज़ों का जो सर्वे था वो इस पहाड़ के साथ साथ निकालने का था, और इसके साथ अगर निकलती तो आराम से पानी इधर चला जाता, वो नहीं हुआ। भजनलाल जी के टाइम में एस्टीमेट भी बन गया था, प्लानिंग हो गई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब फिर इस सरकार ने उद्घाटन किया है, वो शिलान्यास किया है मेवात केनाल का, लेकिन वो शिलान्यास को 2 साल हो गए, अभी तक वो केनाल नहीं आई। तो क्योंकि कृषक समाज है 85-90%, तो अगर खेती, अगर बारिश हो गई तो कृषक मालामाल, बारिश नहीं हुई तो कृषक कंगाल, वो हाल मेवात के चल रहे हैं। इसलिए जो आम जीवन है उसमें पिछड़ा हुआ है। एक ये जो पिछड़ेपन की बात है, चाहे वो सामाजिक रूप से, एजुकेशनल तरीके से, उसमें जो
अब रूलर जो वहाँ पे रहे होते हैं उनका बड़ा एक योगदान रहता है कि क्या वो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। अब यहाँ पे जैसे 1358 से बहादुर नाहर से जो आपकी मेवात डायनेस्टी या मेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जो कि आपने ही मुझे बताया पीछे कि हसन मेवाती जो छठी मतलब उसमें थे पीढ़ी थे, वहाँ पे ख़त्म हुई। तो एक तो उनका रोल समाज को ऊपर उठाने में कैसा रहा, और दूसरा जो आज़ादी के बाद जो पॉलिटिशियंस जो आपके यहाँ से विधायक बनते रहे या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनते रहे, तो उनका कैसा नज़रिया रहा इस बारे में, ये थोड़ा सा देखिए जो मेव डायनेस्टी थी जिसने कोई 250 साल राज किया, उसके टाइम में दो चीज़ें यहाँ हुई। एक तो जो यहाँ के फाइटर्स थे, यहाँ बहुत जंगल थे, उनको उन्होंने तैयार किया कि वो खेती बाड़ी करें, पशुपालन करें। वो वहाँ से शुरू हुआ और बहुत सारे लोग खेती से जुड़ गए। कुछ लोग उनकी फौजों में चले गए, मतलब नौकरियों में चले गए, और कुछ लोग खेती से जुड़ गए। और बहुत सारे लोग, अगर आप हिस्ट्री में बैक में जाएंगे तो ये कहते हैं कि लोधी पीरियड में दिल्ली के जो या तो मंत्री थे या धनाढ़ लोग थे, उनके ज़्यादातर दरबान मेव होते थे, क्योंकि उनकी ईमानदारी पे और उनकी बहादुरी पे उनको यकीन था। तो उस पीरियड में बहुत यहाँ समृद्धि थी, लोग खुशहाल थे। उसके बाद बाबर आए और वो रियासत टूट गई। काफ़ी बड़ा कत्लेआम भी यहाँ हुआ। जो खानवा में मरे 12,000 लोग, वो तो अलग बात थी, लेकिन इसके अलावा जो हमला बाबर ने किया उससे पहले, खानवा से पहले मेवात पर, तो उसमें भी हज़ारों आदमी मारे गए थे। तो एक तरह से सारा जो सिस्टम था वो तहस नहस हो गया। लेकिन फिर शेरशाह सूरी ने संभाला। उसके टाइम में कई सुधार हुए, जो देश के दूसरे हिस्सों में हुए, मेवात में भी हुआ। लेकिन शेरशाह सूरी के बाद फिर हुमायूं आए और अकबर आए। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई उसमें वे शेरशाह सूरी के जो वंशज थे, सलीम शाह सूरी, उनके साथ लड़े। मतलब हेमू की कमान में जो स्ट्रक्चर है उनकी फ़ौज का, उसमें जाट, मेव और पठान, मैन, ये सिपाही थे। उस युद्ध के बाद फिर एक बार मतलब काफ़ी जो कत्लेआम हुआ और पूरे उथल पुथल हुई। तो अकबर की जो नीति थी कि भाई सबको साथ लेकर चलना है, रिश्तेदारियाँ करनी है, तो उन्होंने डोले लिए, राजपूताना से लिए, तो मेवात से भी लिया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम लड़की नहीं देंगे। तो उन्होंने, उनका एक जागीरदार था बीसरो गांव का, उनका नाम तो कुछ और था लेकिन चैंचू उसको कहते हैं आप। अच्छा। वो उनका जागीर था, उनकी लड़की वो ले गए। तो मेवात में ये हुआ कि भाई वो तो ज़बरदस्ती ले गए और उस लड़की को उसके किले से लिया है। दादा बहाड़ कोट गांव के थे, वो लेके आए, उनको बाद में फांसी लगी। तो फिर अकबर ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई ये इतनी बहादुर कौम है और सारे लोग सुल्तानों से लड़ती रही है, तो इनको कैसे काबू में रखा जाए। तो कहते हैं कि पहले उन्होंने मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि भाई तुम अपना एक सरदार बना लो और हम तुम्हें पूरी मेवात की जागीर दे देते हैं। लेकिन वो फैसला, वो जो 12 पाल थी उनमें नहीं हो पाया। ओके मैं बड़ा हूँ, ओके मैं। तो फिर उन्होंने एक चीज़ की कि मेवों को अपनी सर्विसेज में ले लिया, कुछ को फ़ौजों में ले लिया। उनको ये पता चला, उनके जो गुप्तचर थे उन्होंने ये सूचना दी कि ये लोग दौड़ते बहुत तेज़ हैं और सूचनाएं बहुत अच्छे ढंग से लेके आते हैं, मतलब गुप्त सूचनाएं ये लाते हैं। तो उन्होंने अपने डाक विभाग में लोगों को भर्ती किया। और अबू फजल लिखता है कि ये इनको डाक मेवड़ा कहते थे और इनकी संख्या तकरीबन 1000 थी। कई हिस्टोरियन ये कहते हैं कि वो शायद गलत लिख गए या कम लिख गए, 10,000 थी। खैर जो भी था, वो लोग सर्विसेज में रहे, कुछ लोग फ़ौजों में रहे और फिर एक बार यहाँ खुशहाली आई। तो लेकिन फिर जब अंग्रेज़ आए और तो पहले नवाब शमसुद्दीन यहाँ के फ़िरोज़पुर के नवाब थे और उनकी जो रियासत थी वो फ़िरोज़पुर, नगीना और पुनाना, इस एरिया पे थी। ये एरिया दिल्ली के साथ अटैच था। लेकिन नवाब शमसुद्दीन का और फ्रेज़र नाम का जो डिप्टी रेजिडेंट था दिल्ली का, उनका कुछ मामला चला और उन्होंने फांसी लगवा दी। तो उससे यहाँ असंतोष एक बार फिर फैला। तो मेव के बारे में एक बात आज भी है और पहले भी थी कि इनको कोई तलवार के बल से नहीं दबा सकता। प्यार से इनका सर उतार सकते हो आप ज़बरदस्ती नहीं दबा सकते।
तो अंग्रेज़ों ने दबाया, कोशिश की। और लेकिन जब 1857 हुआ तो एकदम से यहाँ भड़क उठा। अलवर को तो अलवर के राजा ने संभाल लिया, भरतपुर को भरत, लेकिन ये जो एरिया है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का, मतलब महरौली से और फिरोजपुर तक, ये 30% था डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का, और 1,10,000 यहाँ की आबादी थी। तो इस 1,10,000 की आबादी ने साधन संपन्न, मतलब अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए, अंग्रेज जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था, तोपें थी, उन पर लेटेस्ट राइफलें थी, इनके पास तो वही परंपरागत हथियार थे, तलवारें थी या वो तोड़ेदार बंदूक होती थी या फिर लाठियाँ और जेलियाँ होती थी। 7 युद्ध यहाँ अंग्रेज़ों से लड़े और तकरीबन 10,000 लोग यहाँ शहीद हुए। और हरियाणा का जब हम डाटा निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा शहीद मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, नूंह डिस्ट्रिक्ट जिसे आप बोलते हैं, और उसके बाद झज्जर का है। और लेकिन फर्स्ट और सेकंड में आधा फर्क है। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने भी इन लोगों को बागी ही माना और कोई ऐसा काम नहीं किया। रेलवे लाइन उधर से निकाल दी, और क्योंकि ये रोड में उन्होंने बंद कर दिया था 1857 में, इसलिए इसको भी डेवलप नहीं किया। कैनाल भी नहीं दी, 1942 में वो कैनाल दी। तो उन्होंने फिर अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई ज़बरदस्ती तो फिर भी असंतोष होगा, तो उन्होंने जेलदार, जागीरें दी, जेलदार बना दिए, धवल पोस्ट बना दिए, और उनके थ्रू कंट्रोल लोगों को अब किया। जो उसके बाद की हम बात करें कि आज़ादी के बाद जो पॉलिटिकल क्लास आज़ादी के बाद रही, उनका क्या योगदान रहा, इसकी जो एक बैकवर्डनेस है उसको? असल में आज़ादी के बाद एक दुर्भाग्य ये रहा मेवात का कि 1987 बल्कि 91 तक कोई ना कोई यहाँ का मंत्री हरियाणा की सरकार में रहा, और पंजाब के टाइम में चौधरी यासीन जी MLA थे। मतलब 1928 से जो आज की राजनीति है वो 1928 से मेवात में शुरू होती है। लेकिन हुआ क्या है कि बीच में जो आपस की वो कंपटीशन होता है, या आपस की जो पॉलिटिशियनों में जो आपस की दुश्मनी होती है, वो यहाँ कुछ ज़्यादा रही, और उसकी वजह से विकास कम हुआ, और वो जो पूरा एरिया था वो 2 धड़ों में बंटता चला गया। फिर एक तीसरा धड़ा हुआ, फिर 3 धड़ों में बंट गया, और आज भी कहीं ना कहीं वही कंपटीशन है, वही आपस का मामला चल रहा है। लेकिन अब चूँकि एजुकेशन आया है, लोग जागृत हुए हैं, मांग करने लगे हैं, तो कुछ थोड़े बहुत काम हो। तो हम वापस अगर वही शुरुआत से आएँ तो जो ये 30 जुलाई की घटना जो वायलेंस हुई, तो आपको क्या लगता है कि जो क्षेत्र की जो बैकवर्डनेस है, क्या उसका भी कोई रोल है? नहीं, वो भी एक वजह है। देखिए, जो 31 जुलाई की घटना है, ना तो ये सांप्रदायिक घटना है, ठीक है, ना ये इसका कोई आर्थिक आधार है। क्योंकि सांप्रदायिक घटना मैं इसलिए नहीं मानता कि यहाँ जो लोकल हिंदू है और मुस्लिम है उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ गुंडे देखे जब हो उथल पुथल होती है तो कुछ गुंडे तत्व उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसमें कुछ दुकानें लुटी हैं 5-10, लेकिन आपस में कोई तनाव नहीं हुआ। झगड़ा हुआ है बाहर के लोगों का आने से। इससे पहले भी यहाँ मंदिर थे, यहाँ भी थे। सबसे मशहूर मंदिर झिरका था, शिव मंदिर, जो सबसे पुराना महाभारत कालीन मानते हैं उसको। तो वहाँ श्रद्धालु आते थे, पहले भी आते थे, राजस्थान से भी, यहाँ से भी, इंडिविजुअल तौर पे मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग आते थे, ज़्यादा वहीं आते थे। पिछले 3 या 4 साल से इन लोगों ने ये यात्रा निकालनी शुरू, कभी ब्रिज मंडल के नाम से, कभी जलाभिषेक के नाम से, कभी शोभा यात्रा के नाम से, और ये हर बार कुछ ना कुछ हरकत करते थे। पिछली बार इन्होंने सिंगार गांव है, इतना हंगामा किया, मैंने वो वीडियो देखी कि अगर कोई वैसा गांव होता, वो सिंगार गांव थोड़ा मतलब शालीन सा गांव है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कोई बदमाश सा गांव होता तो पिछले साल ही हो जाना था। पिछले साल इन्होंने क्या किया, ये आए जलाभिषेक के नाम से, और यहाँ नल्हड़ का में जो मंदिर है इसके साथ एक मज़ार है, हमें तो पता भी नहीं था, छोटा सा मज़ार, उसको तोड़ गए। वो तोड़ा तो फिर लोगों में संतोष हुआ, फिर दोनों समाज आपस में बैठे, और एक सरदार जी हैं, उन्होंने कहा भाई मैं इसको बनवा दूंगा, आप इसको यहीं रफा दफा, वो छोड़, उस वक्त भी टल गए। इस बार क्या 2 आदमी, एक तो मोनू मानेसर है। मोनू मानेसर की बैकग्राउंड ये है कि एक कत्ल वो पहले यहाँ कर चुका है, भिवाड़ी के पास यहाँ का गांव है हुसैनपुर,
वहाँ का वो लड़का था, यंग लड़का, 25 साल का, उसको मार दिया उसने। फिर अभी 3-4 महीने पहले 2 लड़कों को ये ले गए इस पे एक्सप्रेस वे से पकड़कर और भिवानी में जाकर उनको मार दिया और उनको जला दिया। मतलब मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा कि ही इज वन ऑफ द एक्यूज्ड। अभी उसके ऊपर कोई गिल्ट प्रूव नहीं हुआ है, बट नहीं, यस ही प्रूव हो गया, लेकिन क्योंकि वो संरक्षण में है पॉलिटिशियनों के, प्रूव्ड है। उसने खुद ने अपनी वीडियो डाली है मारते हुए, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए? खुद डाल रहा है वो, और वह उसमें हथियार भी नज़र आ रहा है, सब कुछ पीटता हुआ भी नज़र आ रहा है, मारता जलाता हुआ भी नज़र आता है। अच्छा। लेकिन वो उसको संरक्षण, पॉलिटिकल संरक्षण। उसने ये कहा कि भाई मुझे मेवात तो जाना ही पड़ेगा। अब जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ पहले ही यहाँ संतोष है, अभी तक भी वो लड़के राजस्थान के थे, वहाँ वो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और तो वो आदमी जब उसने ये वीडियो डाला कि भाई मुझे जाना ही पड़ेगा मेवात, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में। दूसरा एक बंटी नाम का है, बिट्टू बजरंगी, फरीदाबाद का, उसने कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ और ये मत कहना कि मैं बगैर बताए आ गया। आप लोग कभी बाद में ये कहो कि बगैर बताए गया, मैं अपनी लोकेशन डालता रहूँगा। इस वक्त मैं पाली हूँ और ससुराल आ रहा हूँ, आप माला लेकर और अपने जीजा का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। इन 2 घटनाओं ने यूथ को बहुत नाराज़ कर रखा, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था किसी को भी कि ऐसा होगा। तो जैसे ही ये यात्रा आई है तो एकदम ये बात हो गई कि भाई मोनू आ गया। ये बिट्टू को तो ज़्यादा लोग जानते नहीं थे कि भाई मोनू आ गया। और इत्तेफाक ये हुआ कि बहुत तेज़ी से एक स्कॉर्पियो निकली और लोगों ने, वो लड़के जो खड़े थे जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, ये भी है वीडियो इन्होंने भी डाली, भाई तू आ रहा है तो हम तेरे स्वागत के लिए तैयार खड़े। अब वो कितने लड़के थे, मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो उन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, उसके साथ एक I-20 थी, वो पकड़ ली, उसको उलट दिया, तोड़ दिया। वो आगे भागा, आगे फिर पता नहीं उसको क्या हुआ है, फिर वो वापस भागा, उसको वहाँ पकड़ लिया, उसको पीटा है, लेकिन ज़्यादा नहीं मारा, लेकिन ठीक पीटा है उसको। और उसको फिर सरदार जी पहुँच गए और वो छुड़ा ले गए। ये लोग इधर थे, जो जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है वो हुआ है मेडिकल रोड से, वो उस मंदिर की तरफ जाते हैं। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, अभी कंफर्म नहीं है ये बात। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ एक रिज़्क रेस्टोरेंट है, अच्छा, उस पर इन लोगों ने पहले पत्थर फेंका है। अच्छा। वो जो यात्री थे वहाँ उन्होंने तलवार लहराई है, नारे लगाए हैं, और फिर रिज़्क रेस्टोरेंट में वो शीशे का वो था, उस पर पत्थर मारे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसके बाद लड़के जो प्रोवोक हो गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले उन लड़कों ने पत्थर मारा। बहरहाल वहीं से ये शुरू हुआ है और फिर पथराव हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने हवाई फायर किया है। सही बात तो ये है। और इनके पास तलवारें भी थी, वो वीडियो है, गाड़ी में तलवारें नज़र आ रही। तो जब हवाई फायर हुआ तो लड़के और प्रोवोक्ड हो गए और उन्होंने फ़ोन कर दिए और लोग जो है इधर उधर से। लेकिन ये सारे लड़के अंडर 20 हैं, कोई बड़ा आदमी, कोई समझदार आदमी नहीं था। और एक टाइम ये था कि इस रोड पे जहाँ सेक्रेटेरिएट है वहाँ से और यहाँ तक ये जो पार्क है शहीद पार्क, पूरे रोड पे उन्हीं लोगों का कब्जा था। और ये लोग इधर मेडिकल रोड पे इनका कब्जा था, यात्रियों का। अच्छा। फिर ये लड़के इधर गए तो उन्होंने तलवारों से हमला किया है, बताते हैं। तो पहले तो ये लड़के पीछे हटे, फिर और लड़के पहुँचे और फिर इनका झगड़ा हुआ है। इन्होंने उनकी तलवारें छीन के उनको इस तरह से, वो दोनों तरफ से उसमें इंजरीज हुई। तो अभी एज ए हिस्टोरियन आपको क्या लगता है कि ये हालात वापस जो नॉर्मलसी है पूरी तरह से वापस आएगी तो कब तक आ पाएगी? देखिए, हालात तो इस वक्त भी ज़्यादा ख़राब नहीं, मैं मानता हूँ। हाँ, 2 चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। एक तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम आपस में बैठें, जिसके लिए अभी तक हिंदू समाज तैयार नहीं। क्योंकि मैं खुद उससे जुड़ा हुआ हूँ, जो पीस कमेटी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रात को भी हम 12 बजे तक काम करते रहे। तो अभी तक जो उनको गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए कि एक तो यहाँ मोटरसाइकिल की वो एजेंसी लूटी है और 2-4 दुकानें अंदर लूटी। हालांकि 3-4 दुकानें मेयों की भी लूटी हैं और 7-8 दुकानें हिंदुओं की लूटी हैं, लेकिन उनको अभी भी गुस्सा है।
वो बात करने को तैयार नहीं है। जो पीस कमेटी में लोग थे वो भी नहीं आ रहे हैं मीटिंग में। तो एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डायलॉग जब तक शुरू नहीं होगा तब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है पुलिस का रवैया। इस वक्त ये हो रहा है कि पुलिस जाती है और यूथ्स को उठा के ले आती है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना ये पूछती है भाई इसकी गलती है किसी, बस उठा के ले आते हैं। एसपी से बात की तो उन्होंने कहा भाई हम पूछताछ करके छोड़ देंगे, लेकिन पूछताछ से पहले जो पिटाई उन बच्चों की होती है वो काफ़ी गंभीर मसला है। तो अगर दूसरी बात है, पुलिस जब एक साइड से पथराव हो रहा है या मान लो उनके पास लाठी डंडे हैं या उन्होंने भी गोली चला दी, उनके खिलाफ आप एक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सरेआम तलवारें लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं या फिर वो वीडियो डाल रहे हैं, तो उधर भी एक्शन है। अगर ये दोनों तरफ से बराबर का एक्शन लिया जाए तो मेरे ख्याल से 10 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।